गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप लोग का? सब बढ़िया? कैसे है जी आप लोग? बहुत दिन के बाद हम लोग मिले हैं ना। कहाँ थे इतने दिनों से? बाप रे, पहले तो हिसाब देना होगा, हम इतने दिनों से थे कहाँ पे। मेरी कोई गलती नहीं थी। आप लोग थोड़ा आराम से आराम से कहाँ थे इतने दिनों से? देखिए, सबसे पहले तो मेरा कोई गलती नहीं था। 2 दिन तक लगातार ये लोग मेरा क्लास नहीं लगाए, और वो मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, कल हम फोन करके फिर से बोले टीम को, जो पीसीआर नहीं, जो टेक टीम है, जो देखती है, मतलब क्लासेस को देखती है, पता नहीं उसको कौन सा टीम बोलते हैं। वो 7th फ्लोर पे बैठती है, हम लोग 2nd फ्लोर पे हैं। क्लास जो है स्टूडियो दोनों फ्लोर पे है, बट मेरा क्लास 2nd फ्लोर पे चलता है। तो बोला सर सॉरी, गलती हो गया, हम लगा देंगे। तो बाकी ये क्लास तो चूंकि जो छूटा है तो वीकेंड पे क्लास लगाना पड़ेगा, तो इसलिए वीकेंड पे क्लास चल रहा है। ठीक है, तो हम कहाँ थे आप लोग को बता दिए। बाकी क्लास चल रहा था, ऐसा नहीं है। और वही एग्जाम देने जो गए हुए थे, तो उसके बाद से क्लास ही नहीं लगा रहा था, पता नहीं क्यों। लास्ट में एमसीक्यू करवा दीजिए, उसमें रिकॉल होता है। क्लास बहुत ज़्यादा छूट गया है। ठीक है जया, इसी वजह से थोड़ा सा अभी एमसीक्यू संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, आप लोग को अगर एमसीक्यू चाहिए तो मैं वो डाल दूंगा ग्रुप पे। ठीक है, फिर वहाँ से आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप लोग को एमसीक्यू चाहिए तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग एमसीक्यू कर लेना। ठीक है, पीडीएफ में। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से। मेरा राइटिंग समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, अब राइटिंग में हम लिख ही नहीं रहे हैं, अब हम पीपीटी से पढ़ा रहे हैं। ओके ठीक है, तो मैं डाल दूंगा। इनू कौन सा ग्रुप में? ओहो, अब इनको जवाब देना होगा कौन सा ग्रुप में। अच्छा एक बात और बता दीजिए, कौन सा ग्रुप में? हम ये बोल रहे थे एक बात और कि आप लोग कहाँ तक पढ़े थे? ये एंशिएंट इंडिया खत्म हो गया था ना? एक बार जरा बता दीजिए, तो क्या हम भुला गए हैं। अरे प्रभु, यहाँ हम नहीं एक ही दे सकते हैं जो पढ़ा रहे हैं पीडीएफ। वीडियो नहीं चल रहा है, वीडियो नहीं चल रहा है। क्लास क्यों नहीं हो रही है? अभी तो हम बताए क्लास क्यों नहीं हो रही है भाई। सर टेलीग्राम पे नहीं मिला। आप लोग कौन सा ग्रुप ढूंढ रहे हैं? चलिए आप लोग एक बार बता दीजिए तो। मौर्य कहाँ तक हुआ था जी? मौर्य वंश पढ़ा रहे थे? मौर्य वंश पढ़ा रहे थे या मौर्य वंश हो गया था? ये बता दीजिए एक बार कि मौर्य पढ़ा रहे थे या मौर्य हो गया था? मौर्य वंश तक हुआ था ना? हाँ 4 पॉइंट वही है, अभी बाकी है, अभी बाकी है। ठीक है, अभी बाकी है। एक सेकंड, मैं मौर्य वंश को ओपन करता हूं। ठीक है ठीक है, बता रहे बता रहे बता रहे बता रहे बता रहे भाई। अरे कोई तो बताया ही होगा। सर आप सुन क्यों नहीं रहे? एक मिनट भाई, आप लोग कमेंट करना बंद कीजिए, जरा देखा तो कौन है ये। चौधरी खुशबू। खुशबू आप सुन, अरे बाप रे, मेरी दीदी का नाम खुशबू है। बहुत पीटे हैं उनका नहीं सुनने के कारण। तो ऐसा हो सकता है क्या कि आपका ना सुना है? बताइए आप क्या क्या रही हैं? खुशबू आप क्या क्या रही है? अच्छा, अरे कोई नहीं, वो ग्रुप नहीं मिला है। खुशबू आप एक बार कमेंट कर दीजिए। हेलो पूजा, चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लासेस को। ठीक है, जल्दी से आज मौर्य का खत्म करेंगे, पूरा खत्म करेंगे, पूरा का पूरा। पेन नहीं है? हाँ मिल गया। हद है, क्या चीज हद है भाई? स्टार्ट स्टार्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है,
कौन सा ग्रुप है? अच्छा ठीक है, एक सेकंड। पढ़िए, मैं ये कर दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। आज तुम पीपीटी चेंजर लाना भी भूल गए। हाँ, हमको कुछ कुछ याद आ रहा है। हम लोग अशोक में थे, ठीक है, अशोक में थे हम लोग। सुनिए, सबसे पहले तो एक बात, वो बात क्या है? तो वो बात ये है, हाँ यही पीडीएफ देंगे। अब मैं प्राइवेट कर रहा हूँ ग्रुप को, पहले तो मतलब चैट को। चलिए, चैट प्राइवेट हो गया। अब आप लोग पहले मेरा बात सुनिए, कुछ जो लोग नए हैं उनके लिए, कुछ लोग नहीं सुने होंगे उनके लिए है। पहला चीज कि ये चीज जब हम पीडीएफ में देंगे, और जो हम लिख लिख के पढ़ा रहे थे, पहले लिख लिख के पढ़ा रहे थे, और उसको जो पीडीएफ में देंगे, दोनों पीडीएफ में क्या अंतर है? एक हैंड रिटन है, एक टाइप्ड है, यही तो अंतर है ना। इससे क्या होता है कि लिखने में मेरा सारा समय चला जाता है। मात्र 1 घंटे की क्लास चलती है, देखिए 4-5 मिनट तो शुरुआत में हाय हेलो में चला जाता है हम लोग का, ठीक है, ग्रीटिंग्स में चला जाता है। हाँ भाई, इंग्लिश का भी देंगे यार, देखिए इसके बाद तो इंग्लिश ही है। सुनिए, बता रहे हैं। तो आप लोग पढ़ने का ये सही तरीका है भी नहीं। पढ़ने का सबसे सही तरीका क्या है कि आप लोग अभी कमेंट करना बंद करिए, क्लास को सुनिए, ठीक, क्लास को सुनिए, कमेंट मत कीजिए अभी के लिए। अब सुनिए बात को मेरा, कहाँ थे हम? हाँ, तो आप लोग क्या कीजिए, जब ये क्लास अभी हो रही है, रोज होती है क्लास सुबह 7 बजे, अभी 10 बजे से हो रही है, बस शनिवार को आज, और कल पता नहीं, कल भी शायद लगा दिया है क्लास, वीकेंड पे भी। तो कल कितने बजे पता नहीं, खैर नोटिफिकेशन तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। हाँ, तो इस क्लास को आप लोग बस सुनिए, ध्यान से सुनिए, जो हम पढ़ा रहे हैं सुनिए, और कुछ मत करिए, आप लोग बस सुनिए क्लास को। सुन लेने के बाद जब पूरा क्लास 1 घंटे का खत्म हो जाएगा, और ये पीडीएफ हम आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, प्रोवाइड कर ही देते हैं 1-2 घंटे के अंदर, तो मिल ही जाता है 2-3 घंटे के अंदर। जब ये पीडीएफ मिल जाएगा, तब उसके बाद क्या कीजिए, दोबारा क्लास को स्टार्ट कीजिए। दोबारा क्लास को स्टार्ट कीजिए 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 10 घंटे बाद। 24 घंटे से ज़्यादा मत कीजिएगा, लेकिन दूसरे दिन स्टार्ट कीजिए, पर 24 घंटे से ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर दूसरा क्लास भी आ जाएगा ना उसी समय। इस क्लास को स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद पॉज कर करके, साथ में आपके पीडीएफ भी रहेगा, पॉज कर करके आप खुद से नोट्स बनाइए अपने कॉपी में, वंस लिखिए और खुद से नोट्स बनाइए, जो जो इंपॉर्टेंट है। और पढ़ाते समय तो हम इंपॉर्टेंट बता ही देंगे कि इसको मत भूलना, इसको मत भूलना, ये बकवास है, इसको छोड़ देना, मतलब है नहीं, हम बता रहे हैं। तो उसी अकॉर्डिंग आप भी अपना नोट्स बनाइए, और वही आपका नोट्स होगा। एक तो दोबारा आपका क्लास रिवाइज होगा, खुद से नोट्स बनाएंगे तो ऐसे ही 50-60% याद हो जाएगा। बाद में 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको उस चैप्टर से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, एक भी प्रश्न नहीं, ठीक है। सर ग्रुप का है, कुछ नहीं दिख रहा है। अब सबसे पहले हमको ये बताइए, तो ऑडियो वीडियो क्या क्लियर नहीं हो रहा है? क्या आ रहा है? क्या कुछ लोग कह रहे हैं कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्लीन नहीं है। देखिए सब कोई और क्लियर लिख रहे हैं भाई, कुछ लोग नो भी लिख रहे हैं। मैंने 5 सेकंड का टाइमर लगाया है, ट्रू और फॉल्स करके। ट्रू मतलब सब कुछ क्लियर है, फॉल्स मतलब क्लियर नहीं है। ट्रू मतलब क्लियर है, फॉल्स मतलब क्लियर नहीं है। ट्रू का मतलब क्लियर है, ऑल क्लियर है, फॉल्स का मतलब क्लियर नहीं है। बताइए आप लोग, ट्रू का मतलब क्लियर है, फॉल्स का मतलब क्लियर नहीं है। क्योंकि कई लोग जो है लिख रहे हैं, वो दीजिए क्या बोलते हैं, आपके स्क्रीन पर होगा। ज्यादातर तो यहाँ लिख रहे हैं ट्रू ही। बाप रे बाप, 95% लोगों ने लिखा है कि क्लियर है। इसका मतलब यह है कि हमारे एंड से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मेरे एंड से नहीं है। इसका मतलब आप लोग खुद ही देख पा रहे होंगे रिजल्ट। प्रॉब्लम मेरे एंड से नहीं है। जिनका नहीं आ रहा है क्लियर, वो आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। हाँ, तो ये जो आप लोग, अब आप आया कि एमसीक्यू करा दीजिए, ठीक, एमसीक्यू करा दीजिए। एमसीक्यू जो क्लास में होता था पहले, कि क्लास खत्म होने के बाद थोड़ा सा 15 मिनट लास्ट में एमसीक्यू। देखिए क्लास उसमें ना लेंदी हो जाता है क्लास, और मुझे क्लास को खत्म करना होता है, ठीक, मुझे क्लास को कंप्लीट कराना होता है, और एमसीक्यू हमारे एजेंडे में होता नहीं है। तो मैं एमसीक्यू का पीडीएफ डाल दूंगा, पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप में। अब रही बात ग्रुप में, ठीक है, तो वो ग्रुप में आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा, यहाँ से पीडीएफ ले लीजिएगा।
ठीक है, यहां से आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा। अरे अभी क्यों लिख रहे हैं भाई मेरे, अभी हम पढ़ाए ही नहीं है और आप लोग लिखना शुरू कर दिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग क्लासेस। हाँ 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 हाँ, टीसी टेलीग्राम पे है, बिल्कुल। सुनिए, अशोक के बारे में जो सवाल आता है, अशोक के बारे में जो सवाल आता है वो मैं अभी तेजी से क्लियर करा देता हूँ। देखिए, अशोक सबसे पहले तो मौर्य वंश का तीसरा शासक था और सबसे प्रतापी शासक था। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य बना, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार बना, बिंदुसार के बाद अशोक बना, यानी बिंदुसार का बेटा था अशोक। ठीक, अशोक ने के इसका जो राज्याभिषेक हुआ है, साल ऐसे तो दिया हुआ है लेकिन साल याद करने की जरूरत है, नहीं पूछता नहीं है कि साल किस वर्ष इसका राज्याभिषेक हुआ है। तो 269 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ था, पर 19 ईस्वी पूर्व में, 269 ईस्वी में नहीं, ईस्वी पूर्व में। ठीक है, 269 ईस्वी पूर्व में इसका राज्याभिषेक हुआ था। एक चीज पूछता है कि मौर्य शासक बनने से पहले ये क्या था, तो ये उज्जैन का गवर्नर था। उज्जैन का ये क्या था, राज्यपाल था, गवर्नर था अशोक उज्जैन का। ठीक है, बिंदुसार नहीं पढ़ाए हैं। हाँ हाँ, इंग्लिश पीडीएफ भी सेंड कर देंगे। सर सुन क्यों नहीं रहे ज्योग्राफी क्लास? राखी, ज्योग्राफी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं ज्योग्राफी कैसे सुन लूं? बिंदुसार भी नहीं हुआ था, तब तो बिंदुसार पढ़ाना पड़ेगा पहले। छोड़िए अशोक, भूल जाइए। ये देखिए इंग्लिश में ही है, मतलब काफी यहां से पढ़ना है ना, बिंदुसार से, यहां से। हाँ हाँ, वहीं पे दे देंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए बिंदुसार से शुरू करते हैं। ओके, अब आप लोग का मैं कमेंट हटा रहा हूं क्योंकि फिर मैं पढ़ना नहीं पाऊंगा, क्योंकि बार बार आप लोग कमेंट देखूंगा। तो चलिए कमेंट आप लोग का हटा दिए हम। अभी के लिए कमेंट नहीं दिख रहा है, जब हम कमेंट करने बोलेंगे तब आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि तब हम कमेंट सेक्शन ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो बिंदुसार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार, पता है आप लोगों को, बेटा था उसका, इसमें कोई है नहीं। इसके लिए एक दो शब्द प्रयोग होता है, जिसे इसे अमित्र घात कहा जाता था। अमित्र घात कहा जाता था, जिसका अर्थ है शत्रु विनाशक, यानी ये अपने शत्रुओं का ठीक ठाक विनाश किया होगा, तो अमित्र घात कहा जाता है इसे। अमित्र मतलब क्या होता है, शत्रु, जो मित्र नहीं है। अ का मतलब अभाव होता है, और मित्र का मतलब मित्र में का अभाव, यानी जो मित्र नहीं है वो क्या है, शत्रु है। हालांकि न्यूट्रल भी होते हैं, पर उस चक्कर में नहीं जाना है हम लोग को। ठीक है, बाकी बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार या मद्रसार कहा गया, इससे सवाल नहीं आता, इतना डीप आप लोग नहीं जाइएगा। तो ना इस लाइन को मैं यहाँ पे काट देता हूँ, ताकि आप लोग जब दोबारा पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि इसका नोट्स नहीं बनाना है। इवन तो ये एक फैक्ट है, अगर 1000 साल में एक बार पूछ ही दे तो क्या कीजिएगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं है इतना डीप पढ़ना। इंग्लिश भी है, इंग्लिश भी है, आप लोग चिंता मत कीजिएगा कोई भी। अभी इसके बाद मैं इंग्लिश भी दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद एक चीज जो याद रखिएगा, स्ट्रैबो ने क्या कहा था कि सीरिया के नरेश से बिंदुसार ने क्या किया था, सीरिया का नरेश एंटियोकस से ने डायमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में कौन आया था, डायमेकस नाम का राजदूत। जैसे मेगास्थनीज आया था ना किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, वैसे ही डायमेकस नाम का क्या हुआ था, राजदूत आया था किसके दरबार में, ये आया था बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, उसके बाद बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। बस सुन लीजिए कहानी। बिंदुसार ने पहले अपने एक बेटा को भेजा, किसको भेजा, कि जाओ जाकर के, सुसीम को भेजा था कि जाओ जाकर के विद्रोह को दबा लो। लेकिन सुसीम जो है तक्षशिला में, पाकिस्तान में जो अभी है, उस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। तब अशोक को भेजा। अशोक उस वक्त क्या था, उज्जैनी का गवर्नर था, और अशोक को भेजा था जाओ जाकर के तक्षशिला का विद्रोह को शांत करो, और अशोक ने जाके शांत किया था। तो इस पूरे पेज में क्या याद करना है, पहला जो सबको याद होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का ये सुपुत्र था। एक दूसरा एक चीज, जो अमित्र घात किस मौर्य सम्राट को कहा जाता था, तो बिंदुसार को कहा जाता था। और इसके दरबार में कौन आया था राजदूत बन करके, तो याद रखिएगा डायमेकस आया था सीरिया से। सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नाम का राजदूत भेजा था, तो सीधा सीधा डायमेकस का नाम याद रखिएगा। और तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। इस विद्रोह को दबाने के लिए पहले सुसीम को भेजा गया था, बाद में फिर अशोक को भेजा गया था। बस इतना ही याद रखना है, और वैसे बिंदुसार से सवाल आते भी नहीं है।
बहुत कम आते हैं, रेयर आते हैं। मतलब अगर मौर्य शासन से सवाल आता है तो अशोक के बारे में आता है, चाणक्य के बारे में आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आता है, मौर्य प्रशासन के बारे में आता है। ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत और जब देख रहे हैं तो ठीक है, बिंदुसार का संबंध सीरिया से बहुत अच्छा था, तभी तो डायमेकस नामक राजदूत सीरिया नरेश ने भेजा था। लेकिन क्या बोला था, 3 चीजें भेजने के लिए बोला था। क्या क्या भेजा था, बोला था 3 चीज भेजने के लिए। पहला अंजीर भेज देना, अंजीर खाएं आप लोग, बड़ा पौष्टिक फल होता है, अंजीर बोला था। दूसरा मदिरा बोला था, दारू। और तीसरा बोला था एक दार्शनिक भेज देना। 3 चीजों की मांग की थी सीरियन शासक से बिंदुसार ने। ठीक है, उसमें से सीरियन शासक ने 2 चीजें भेजी थी। क्या क्या भेजा था, मदिरा भेजा था, अंजीर भेजा था। तीसरा चीज दार्शनिक नहीं भेजा था। क्यों, क्योंकि सीरियन नरेश ने कहा था कि हम विद्वानों का व्यापार नहीं करते हैं। जो विद्वान है ना वो बड़े कीमती होते हैं, हम उसको अपने पास ही रखते हैं, हम उसको बेचते नहीं है, विद्वानों का व्यापार नहीं करते हैं। ठीक है, तो एथीनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बताया कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 चीजें मांगी थी, जाने दीजिए। ठीक है, मदिरा और अंजीर भेज दिया था, बाकी दार्शनिक को नहीं भेजा गया था। उसके बाद एक और राजदूत आया था, वो मिस्र से आया था, जो इजिप्ट है, मिस्र के शासक ने भेजा था। फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नाम का राजदूत भेजा था। उतना याद मत कीजिएगा, बहुत डीप हो जाएगा, इतना डीप नहीं पूछता आप लोग में। ठीक है, हाँ। उसके बाद चाणक्य के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि चाणक्य हालांकि प्रधानमंत्री किसका था, इसके पिताजी का था, लेकिन उसके पिताजी की मृत्यु यानी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद भी चाणक्य जीवित था, और वो किसके दरबार में था, बिंदुसार के दरबार में था। ठीक है, हालांकि एक और चीज है कि दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिष पिंगलवत्स निवास करता था। कई जगह पे ये भी लिखा हुआ है कि जो बिंदुसार है वो आजीवक संप्रदाय को फॉलो भी करता था। आप लोग को आजीवक संप्रदाय के बारे में हम बताए थे, जब बौद्ध और जैन पढ़ा रहे थे तब आजीवकों के बारे में बताए थे कि आजीवक क्या होता है। आजीवक क्या करता है कि हिंदू धर्म के कर्म सिद्धांत में विश्वास नहीं करता है, कर्म सिद्धांत को खारिज करता है। क्या कहता है कि कर्म सिद्धांत क्या कहता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, यही तो है कर्म सिद्धांत। ये कहता है नहीं, कर्मों से कुछ नहीं होता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा मिलेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। आजीवक कहता है कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है भाग्य में, जो कुछ भी है वो भाग्य में लिखा हुआ है। ये भाग्यवादी है या निर्धारणवादी है। भाग्य में लिखा हुआ है मतलब पहले से निर्धारित है। जैसे कि आप लोग क्लास को ज्वाइन करके पैसा पेमेंट करके तब क्लास में नहीं आए हैं, बल्कि ये पहले से तय था कि आप लोग ऐसा करिएगा। आजीवक यही कहता है कि जो कुछ है ऊपर से लिख दिया गया है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। यानी पत्ता भी ऊपर वाले की मर्जी से नहीं हिल रहा है, वो पहले से तय था कि पत्ता हिलेगा, खत्म बात। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना काफी होगा हाँ बिंदुसार के बारे में। अब देखिए इंग्लिश में है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का सक्सेसर था। ठीक है, इसे अमित्रघात कहा जाता था। उसके बाद इसके दरबार में एक एम्बेसडर आया था डायमेकस नाम का। कहाँ से आया था, तो सीरिया से आया था। ठीक है, बिंदुसार के समय में 2 रिबेलियन हुआ था, कहाँ, तक्षशिला में। इसको दबाने के लिए सबसे पहले किसको भेजा गया था, सुसीम को भेजा गया था। सुसीम से नहीं हो पाया तो फिर किसको भेजा था, अशोक को भेजा था। बस ऐसे ही आप लोग को नोट्स बना लेना है। ठीक है, उसके बाद अनदर फिर आगे एक ग्रीक राइटर ने कहा कि बिंदुसार ने क्या मांगा था, सीरियन नरेश से 3 चीजें मांगा था। एक फिलोसफर मांगा था, और क्या मांगा था, एक अंगूरी शराब होगा, टेम्पल नहीं होगा, शराब का क्या होगा, वाइन, और एक ड्राई अंजीर मांगा था। फिक्स बोलते हैं अंजीर को। चलिए इंग्लिश में हाँ एक बात और है कि देखिए इंग्लिश में गूगल ट्रांसलेटर मार देते हैं ये लोग, और फिर पूरा का पूरा हिंदी मैं दे देता हूँ, हिंदी में कई बार लिख के दे देता हूँ पेज में कि ये टाइप कर दो। ठीक है, और कई बार मैं खुद भी कुछ टाइप कर देता हूँ कि ये वाला इसको ठीक से सजा देना। उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेशन वो लोग क्या करते हैं, वो टाइपिंग टीम वाली गूगल ट्रांसलेशन मार के हमको दे देता है। उसके बाद कह देता है कि सर आप कर लीजिएगा क्या, प्रूफ रीडिंग। 8 घंटे 30 मिनट की क्लास होती है मेरी पर डे। आप सोच के देखिए कि 8.5 घंटा खड़ा होकर पढ़ाने के बाद मुझे क्या करना है, इस नोट्स को बनाना है। बेशक पेपर पे ही बनाना है, टाइप नहीं करना होता है। फिर वो लोग टाइप वाइप करके मुझे भेज देते हैं कि सर आप प्रूफ रीडिंग भी कर लीजिएगा। उसके बाद MCQ भी बनाना होता है, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ टाइप करेंगे ना, बनाएंगे नहीं। फिर उसका भी प्रूफ रीडिंग, तो गलतियाँ हो जाती हैं। मैं ज़्यादातर हिंदी देख लेता हूँ, इंग्लिश हल्का फल्का देख लेता हूँ। तो अगर आप लोग को इंग्लिश वाले इतना तो है नहीं कि आप लोग को हिंदी समझ में ही नहीं आता है, तो इंग्लिश से ही बनाइएगा। लेकिन अगर कहीं थोड़ा बहुत आपको समस्या लगेगा तो आप लोग उसकी जगह हिंदी देख लीजिएगा, ऑथेंटिक मानिएगा हिंदी को।
ठीक है, क्योंकि मेरी अपनी भी कुछ ये होती है, क्या बोलते हैं, सीमाएं होती हैं कि इतना घंटा क्लास के बाद फिर ये सब कुछ कैसे कर पाएंगे। दूसरी बात है, जब ये मेरा नोट्स है तो एमसीक्यू हमको ही बनाना होता है, रोज यूआईटी पे एमसीक्यू प्रैक्टिस होता है, जैसे आप लोग को ग्रुप में एमसीक्यू डाल देंगे। और दूसरी बात है कि नोट्स भी तो कोई और नहीं बना पाएगा ना, पढ़ा रहे हैं हम तो बनाएंगे भी हम ही, वो तो बस टाइपिंग मिल जाता है हम लोग को करवाने के लिए, ठीक है। बाकी आप लोग को पता है कि फिलोसफर को नहीं भेजा था, क्यों? क्योंकि बोला फिलोसफर को हम लोग क्या करते हैं, व्यापार नहीं करते हैं, ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी दिव्या बदान में लिखा हुआ है एक जगह कि आजीवक संप्रदाय में, आजीवक संप्रदाय का एक सेक्ट रहता था, ठीक है, पिंगलवत्स नाम का, और चाणक्य इसके समय में भी मंत्री था, खत्म बात। अब अशोक आ जाते हैं हम लोग। वैसे आप लोग का बिंदुसार से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछेगा, अशोक के बारे में 4-5 चीज़ बस याद रख लीजिए। अशोक बिंदुसार का पुत्र था, ठीक है। थोड़ी देर के बाद अशोक कंप्लीट करने के बाद मैं क्या बोलते हैं, आप लोग का कमेंट सेक्शन ऑन कर दूंगा, फिर आप लोग को जो पूछना होगा पूछ लीजिएगा। लेकिन समस्या पता है क्या है, आप लोग इस टाइप से मतलब पूछते हैं ना कि समझ में नहीं आता किसका पढ़ा किसका नहीं। चलिए नहीं नहीं नहीं, क्या बोलते हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं कमेंट सेक्शन ऑन कर लूँगा। और ठीक है, वैसे सिर्फ हम ही नहीं पढ़ाते हैं भाई 8.5 घंटा, ऐसा नहीं है कि मतलब हम बहुत मेहनती हैं, हम तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं यहाँ के एक्चुअली बाकी सर भी पढ़ाते हैं, कुछ सर तो जानते हैं, पता है मेरे से भी ज़्यादा पढ़ाते हैं। एक सर थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, वो किसी और वर्टिकल में थे, बिहार में नहीं है, वो यूपी में ऐसा है, हाँ यूपी में ही है। उनका ना 12 घंटे का क्लास होता है। बोले सर इतना घंटा पढ़ा कैसे लेते हैं? बोला बस पढ़ा लेते हैं एनर्जी। बोले उसके बाद बाकी टाइम कब कर क्या करते हैं? बोला 8 घंटा सोते हैं, 4 घंटा काफ़ी है बाकी कामों के लिए। बोले बहुत सही, लेकिन ना वो स्टाफ रखते हैं बाकी चीज़ों के लिए भी, उनको नोट्स खुद से नहीं बनाना होता है, वो खुद नोट्स बनवाने के लिए स्टाफ रखते हैं, तब 30-40 हज़ार सैलरी पे करते हैं जितना कहिए काइंड ऑफ की, तो उतना तो हम लोग को मिलता भी नहीं है कि हम लोग पे कर सकें। चलिए ठीक है, तो खुद से करना पड़ता है मेहनत। आगे बढ़ते हैं, ये सब इंटरनल बात है, किसी को बताइएगा मत। अशोक बिंदुसार का बेटा था, ये बात तो सबको पता है। इसका राज्याभिषेक कब हुआ था जाने दीजिए, भूल जाइए, इसके बारे में टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अशोक पहले शैव था, मैं कुछ बता देता हूँ, फिर कमेंट सेक्शन में ये लिखा हुआ। अशोक पहले क्या था? शैव था। अशोक के बारे में जो पूछता है ना, ज्यादातर इसके इंस्क्रिप्शन सबके बारे में पूछता है। बाद में क्या हुआ, इसने कलिंग पे आक्रमण किया था, याद रखिएगा। अखंड भारत बनाना है, पहली बार अखंड भारत या भारत को राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का कार्य क्या किया था? मौर्य साम्राज्य ने किया था, मौर्यों में चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है, यानी इसके दादाजी, इसके मतलब अशोक के दादाजी ने किया था। पर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक जगह ने एक राज्य को नहीं जीता था अशोक, कौन सा था? कलिंग को। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में है कलिंग को। तो कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग की राजधानी तोसली पर आक्रमण किया किसने? अशोक ने, और कलिंग को जीत लिया। लेकिन कलिंग को जीतने के लिए इतना खून खराबा और मार काट मचा ना, अशोक का हृदय द्रवित हो गया कि ई क्या हो गया, एक छोटे से, ठीक है, क्या बोलते हैं, राज्य को जीतने के लिए हमने इतना सारा खून खराबा कर दिया। तो अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने युद्ध नीति को छोड़ करके क्या किया? धम्म नीति अपना लिया और बौद्ध बन गया, ठीक है। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को क्या किया? बौद्ध धर्म की दीक्षा दे दी, ठीक। अशोक का राजनीतिक रूप से इतना ही है मतलब उल्लेख। उसके बाद अशोक के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये पहले क्या था? उज्जैन का राज्यपाल था, इसी को भेजा गया था तक्षशिला में विद्रोह दबाने, क्यों? क्योंकि सुसीम से नहीं हो पाया था, ठीक है। उसके बाद अशोक के अभिलेखों में इसका नाम देवनाम प्रियदर्शी मिलता है, देवनाम मिलता है, देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है, देवनाम प्रियदर्शी या देवनाम प्रियदर्शी मिलता है अशोक का नाम, अशोक की जगह पे। लेकिन अशोक का नाम अशोक भी कई जगह पे मिलता है, जैसे कुछ है, जैसे है मास्की, गुजरा, नेटूर और उदय गोलम अभिलेख में मिलता है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन और दीप वंश में करमोली कहा गया है। याद रखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। क्या ये याद रखने का जरूरत है? ये भी नहीं। अशोक का नाम मास्की, गुर्जर, नेटूर, इस सब में ज्यादा से ज्यादा याद रखिएगा तो मास्की और गुर्जरा याद रख लीजिएगा, 2 ठो, कि मास्की और गुर्जरा के अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी जगह वो देवनाम प्रियदर्शी कहता है अपने आप को। इससे ना एक सवाल बनाया था, कौन पता है? बीपीएससी बनाया था एक बार, कि अशोक ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया था, लेकिन हिंदू धर्म में आस्था उसकी बनी हुई थी। हिंदू धर्म को छोड़ने के बावजूद हिंदू धर्म में आस्था बनी हुई थी। इसका किससे पता चलता है? क्योंकि वो अपने नाम के बाद देवनाम प्रियदर्शी लिखा था, यानी देवताओं का प्रिय। इसे देखिए, इसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअल सवाल, देवताओं का प्रिय, देवताओं का प्रिय,
देवताओं का प्रिय। अब देवताओं का प्रिय मतलब कई सारे देवता, तो कई सारे देवताओं का देव मंडल, कई सारे देवता कहाँ है, बौद्ध में या हिंदू धर्म में? हिंदू धर्म में है ना। तो अशोक बौद्ध बन गया, लेकिन अपने नाम खुद बताता था क्या शिलालेख में, देव नाम प्रिय, तो इसका देवताओं का प्रिय, इसका मतलब हिंदू धर्म में इसकी आस्था फिर भी बनी हुई थी। ठीक है, बाकी ठीक है। राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक स्वयं को बुद्ध शाक्य कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था, इस सवाल को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जेम्स प्रिंसप ने। क्यों? क्योंकि ब्राह्मी लिपि में था, सबसे पहले ब्राह्मी लिपि में था, तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था 1837 में। इसको याद कर लीजिएगा, उसके पहले तक अशोक के अभिलेख नहीं पढ़े गए थे। ठीक है, ओके। उसके बाद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, ये हम लोग पढ़ चुके थे। अगर यदि साल का पढ़ना हो कि कब इसने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद, तो ये याद रख लीजिएगा। याद क्या रखना, हल्का सा ध्यान में रखिएगा तो याद रह जाएगा। 8वें वर्ष में, यानी गद्दी संभालने के 8वें वर्ष में क्या किया था, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली थी, ये तो पहले भी बताए हैं, और ये याद रख लीजिएगा, तोसली कलिंग की राजधानी थी। ठीक है, अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया है, तो अपने 13वें शिलालेख में किया है, इसको मत भूलिएगा, ये कई बार पूछा जा चुका है, कम से कम 4 से 5 बार। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किस चीज का वर्णन किया है, तो कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, और इसी युद्ध में जो भयंकर मार काट मचा, तो अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। ठीक है, अशोक ने 2 नगर बसाए थे, इसका भी याद रखिएगा। 2 नगर में एक नगर अभी भी है, मतलब दोनों नगर होगा, पर एक नगर तो वास्तविक रूप से अभी भी है, श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ है, कश्मीर में। और एक देवपत्तन, देवपत्तन मतलब देवताओं का पत्तन, जहाँ देवता आके डेरा डालते हैं, मतलब लिटरली इसका मीनिंग तो यही हुआ। पर ये देवपत्तन कहाँ था, नेपाल में था। कहाँ गया है, हाँ है, देवपत्तन नेपाल में है। और कश्मीर में श्रीनगर, श्रीनगर तो आज भी उसी रूप में, नाम श्रीनगर का, श्रीनगर क्या पड़ा, तो अशोक ने रखा था इस नगर का नाम श्रीनगर। और कश्मीर का नाम पता है आप लोग को, कश्मीर क्यों है, कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम से है, ऋषि कश्यप से कश्मीर पड़ा। ठीक है, तो ये तो 2 चीज है। बाकी अशोक ने युद्ध नीति को त्याग करके क्या किया, धम्म नीति को स्वीकार कर लिया। धम्म नीति क्या था, क्या बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करना था, नहीं। धम्म का मतलब पढ़ लेंगे हम लोग थोड़ा सा आगे, अभी जब धर्म आएगा ना तो पढ़ लेंगे धम्म का मतलब क्या होता है। ठीक से, चलिए आप लोग ध्यान से बस सुनिए। अभी अगर लिखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। अभी बस आप लोग सुनिए, आप लोग इसका बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि कुछ तो याद ही नहीं हो रहा है, बोलते निकलते जा रहे हैं। दोबारा से वीडियो देखना है और पॉज कर करके खुद से नोट्स बनाने हैं, और इस नोट्स के भरोसे भी नहीं रहना है, बिल्कुल नहीं। खुद से शॉर्ट नोट्स बनाइए, वो नोट्स आपके अलावा और किसी को समझ में नहीं आना चाहिए, ऐसा नोट्स। ठीक है, तो अभी लिखने का बिल्कुल भी आप लोग प्रयास मत कीजिएगा कोई भी। चलिए, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अभी एक बार आप लोग सुनिए बस 1 घंटा, जैसे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं 1 घंटे का तो क्लास होता है, उसके बाद 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे बाद, 10 घंटे बाद आराम से फिर बैठिए खा पी करके, और फिर पॉज कर करके खुद से नोट्स बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के बारे में बिल्कुल इंग्लिश में पूरा किया हुआ है, समझ चुके ही है। ठीक है, अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, कोरोनेशन कब हुआ था, 269 BC में। उसके बाद अशोक ने अपने शासन के 8वें साल में किस पे आक्रमण किया था, तोसली पे आक्रमण किया था, कलिंगा की राजधानी तोसली पे आक्रमण किया था। ये सब चीज अशोक जो है, पहले क्या था, अशोक क्या बोलते हैं, उज्जैनी का गवर्नर था, होगा कहीं पे, सब कुछ तो बता ही दिया। ठीक है, अशोक का धार्मिक जीवन देखिए, सबसे पहले ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और शैव था, यानी शिव का उपासक था। लेकिन बाद में ये बौद्ध अनुयायी बन गया। ये बात पता है आप लोगों को, क्यों बौद्ध अनुयायी बना, क्योंकि इसने कलिंग युद्ध में बहुत सारा खून खराबा देख लिया था, इसलिए इसका हृदय बदल गया। और ये भी पता है आपको कि अशोक को बौद्ध धर्म में जो दीक्षा दिलाया, वो बौद्ध भिक्षु का क्या नाम था, ये नाम याद रख लीजिएगा, इसका नाम था उपगुप्त। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई, बस इतना ही याद रखना है, और ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। शैव धर्म का अनुयायी था, बस इतना सा। शैव धर्म मतलब जिसमें शिव की प्रधानता होती है। ठीक है, कई सारा ये है ना, मतलब फ्रैक्शन है ना, शैव में शिव, वैष्णव में जिसमें विष्णु की प्रधानता है, विष्णु या
उनके अवतारों की, राम और कृष्ण की पूजा जो करता है विष्णु है, उसमें भी उप टाइप है। जैसे जो रामावत संप्रदाय जिसमें राम की, भागवत संप्रदाय जिसमें भगवान कृष्ण की। वैसे ही एक परंपरा हमारे बंगाल साइड चलता है, शाक्त परंपरा, शाक्त परंपरा जिसमें शक्ति की पूजा की जाती है। और शक्ति की देवी कौन है? देवी दुर्गा है। यानी दुर्गा के उपासक, देवी दुर्गा के उपासक शाक्त कहलाते हैं। तो कई सारी परंपराएं हैं, इतना डीप में आप लोगों को जाना नहीं है। बस अशोक शैव था, इतना ठीक है। उपगुप्त ने इसे क्या किया था? बुद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, इतना भी ठीक है। उसके बाद अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए, आजीवक संप्रदाय आप लोग को बता चुके हैं जो भाग्यवादी था, उसके लिए 4 गुफाएं हैं। कहाँ? बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाएं बनवाया। और चारों गुफाओं का नाम बिल्कुल याद रखिएगा। क्या क्या नाम था? लोमस ऋषि गुफा, सुदामा, कर्ण चौपर, विश्व झोपड़ी। ये 4 तो याद रखना ही है। चारों गुफा कहाँ था? बराबर की पहाड़ी, साउथ बिहार में है, जिनका नाम था लोमस ऋषि गुफा, विश्व झोपड़ी, सुदामा गुफा और कर्ण चौपर। ये 4 नाम बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कहाँ? बराबर की गुफाओं में था, ठीक है ना। उसके बाद अशोक ने क्या किया? पहले बौद्ध बनने से पहले कोई भी शासक पहले शिकार यात्राओं पे निकलता था, शिकार के लिए, बिहार यात्राओं पे निकलता था घूमने फिरने के लिए। बाद में अशोक ने धम्म यात्रा शुरू कर दी और अपने राजगद्दी पर बैठने के बाद 8वें वर्ष में किस पे हमला किया था? कलिंग पे हमला किया था। और कलिंग को जीतने के बाद कौन क्या बन गया था? बौद्ध बन गया था। तो इसने बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों की यात्राएं शुरू कर दी। और शासन के 10वें साल में, यानी इसके 2 साल बाद, यानी अपने शासन के 10वें वर्ष में कहाँ गया? बोध गया। और जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और अपने शासन के 20वें साल बाद कहाँ गया? लुम्बिनी गया था, लुम्बिनी गया था। उसी से पता चलता है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, अदरवाइज पता भी नहीं चलता भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। वो तो संयोग से अशोक गया था घूमने के लिए लुम्बिनी, वहां एक इंस्क्रिप्शन गड़वाया और उसमें लिखवा दिया कि चूंकि भगवान बुद्ध का यहाँ जन्म हुआ था, इसलिए जाओ तुम लोग का टैक्स माफ, खत्म। तो इसी वजह से क्या हुआ? हालांकि उसके आगे फिर क्या लिखवा दिया पता है? कि गांव को टैक्स फ्री कर दिया जिस गांव में उनका जन्म हुआ था। और फिर लुम्बिनी को बोल दिया कि आप बस 1/6 भाग टैक्स देना। तो इससे पता चलता है क्या? जब उस इंस्क्रिप्शन को जेल सिविंसप ने पढ़ा तब पता चला कि अच्छा इस जगह पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तभी तो नेपाल वाले कहते हैं कि बुद्ध हमारे यहाँ से है, भारत जबरदस्ती भगवान बुद्ध की लिगेसी को हड़प रहा है। ऐसा नहीं है, उनका तर्क बहुत सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था, उनके यहाँ हुआ था सिद्धार्थ का जन्म। इस बात को समझ रहे हैं? सिद्धार्थ को बुद्ध बनाया भारत ने, और अगर यदि ज्यादा प्रिसाइजली बात करें तो बिहार ने। तो नेपाल ने हमें सिद्धार्थ दिया था, उस सिद्धार्थ को बुद्ध बनाया हमने ना। ये ज्यादा सही है ना। चलिए, अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की और उसके बाद 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की। बस इतना याद रखिए, इतना काफी है, ठीक है। तो यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम तो हुआ नहीं होगा, क्योंकि कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं। अशोक ने पहले हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म को ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं, तो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। पहले शैव था ज्यादा प्रिसाइजली। उसके बाद कलिंग में खून खराबा देखा तो बौद्ध बन गया। उनको बौद्ध कौन बनाया? तो उपगुप्त बनाया। उसके बाद ये जो कलिंग में हुआ था मारकाट, अशोक के शासन के 8वें वर्ष में हुआ था। फिर अशोक अपने शासन के 10वें वर्ष में कहाँ गया? बोध गया। फिर कहाँ गया? लुम्बिनी गया 20वें वर्ष में, ठीक है। ये बीच में एक आजीवक के लिए है, आजीवक बौद्ध नहीं था, सॉरी, ये अशोक आजीवक संप्रदाय का नहीं था, लेकिन आजीवक संप्रदायों को रहने के लिए अशोक ने क्या किया था? बराबर की गुफाओं, पहाड़ियों में 4 गुफा बनवाया था और चारों गुफा का ये नाम था, ठीक है। बस इतना तक तो हो गया, और इसमें अब कुछ समझने वाला मेरे ख्याल से होगा भी नहीं, ठीक है। अब उसके बाद जब अशोक बौद्ध बन गया तो इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई सारा क्या किया? भेजा अभियान अलग अलग जगह। उन सभी अभियानों में सिर्फ मुक्त घोषित कर केवल 1/6 बोल दिए थे, 1/8 भाग दिया गया था उसको। बात टैक्स मतलब सिर्फ 1/8 देना है, ठीक है। उसके बाद अशोक ने क्या किया? पूरी दुनिया में बौद्ध प्रचारक भेजे। अब सारी दुनिया में बौद्ध प्रचारक भेजा तो आपको याद जो रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है, वो एक श्रीलंका में महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। अब ये क्यों नहीं भूलना है? क्योंकि जो महेंद्र और संघमित्रा था इनका बेटा बेटी था और बेटी। अशोक के सुपुत्र और सुपुत्री थी संघमित्रा और सुपुत्र था महेंद्र।
ठीक है, इस दोनों को भेजा श्रीलंका कि जाओ वहाँ सबको बौद्ध धर्म का शिक्षा दे के आओ। हालांकि कश्मीर और गांधार में मध्यांतिक को भेजा था, याद रखना चाहे तो ये रख लीजिएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इतना डीप तो नहीं पूछता है, ठीक है ना। उसके बाद सारनाथ के, सांची के और कौशाम्बी के जो अभिलेख है, स्तंभ है, अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण देता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अशोक का धम्म, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, अशोक का धम्म क्या होता है। अशोक ने बौद्ध बनने के बाद अशोक का धम्म नीति जारी किया, ठीक है। मैं आ जाता हूं यहाँ पे, सुनिए अशोक का धम्म क्या है। कुछ लोग मानते हैं अशोक का धम्म, अशोक का धम्म, आप लोग अभी नोट्स मत बनाइएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सब दोबारा मिलेगा, ठीक है। जब आप लोग दोबारा देखेंगे तो, और जो दोबारा नहीं देखेंगे उनके लिए फिर इस क्लास का कोई खास मतलब है भी नहीं, टाइम पास के अलावे। चलिए, अशोक का धम्म क्या होता है। देखिए, धम्म बना है किस चीज से, धम्म बना है धर्म से। धम्म किससे बना है, धर्म से, याद रखिएगा। धर्म का मतलब क्या होता है, अभी के लिए मतलब होता है रिलीजन, रिलीजन या मजहब, मजहब। क्यों, क्योंकि जब इस्लाम भारत आया तब उसके लिए धर्म का मतलब मजहब हुआ करता था। जब क्रिश्चियनिटी आया अंग्रेजों के साथ तो उसको रिलीजन वो लोग बोलता था, तो उन लोगों को रिलीजन या मजहब के लिए कोई शब्द भारत में नहीं मिला, ठीक है। तो उन्हें एक शब्द मिला धर्म, तो धर्म का मतलब मान लिया गया क्या, रिलीजन होता है या मजहब होता है, कि मेरा धर्म इस्लाम है, तुम्हारा क्या है, तो हिंदू है, तुम्हारा क्या है, हम ईसाई धर्म से हैं। बट भारतीय परंपरा में इस धर्म के मतलब कई और होते थे। धर्म, धर्म से बना है, धर्म का मतलब होता था क्या, तो धर्म का मतलब होता है जैसे क्या बोलेंगे, कर्तव्य। सबसे पहले होता है कर्तव्य। कर्तव्य का मतलब क्या, रिलीजन होता है, नहीं होता है। कर्तव्य का मतलब जो तुम्हारी ड्यूटी है, ड्यूटी होता है ना कर्तव्य का इंग्लिश में। तो हमारे यहाँ धर्म का मतलब कर्तव्य होता था। जैसे पुत्र धर्म कहता है कि पिता और माता की सेवा करना, यानी क्या, पुत्र का रिलीजन है माता पिता की सेवा करना, या पुत्र का कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना, कर्तव्य है। वैसे ही जैसे कि क्या बोलते हैं, पिता का धर्म होता है अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा प्रदान करना, कि पिता का रिलीजन होता है या पिता का कर्तव्य होता है जो है। सुनिए, तो ये दोबारा जब आप लोग देखिएगा तब नोट्स बनाना है आप लोगों को, ठीक है। हाँ सुनिए, तो इसका मतलब धर्म का मतलब क्या होता है, कर्तव्य होता है, लेकिन सिर्फ कर्तव्य नहीं होता है, कुछ और भी मतलब होता है भारत में। पर रिलीजन तो नहीं होता है और मजहब तो नहीं होता है। एक होता है स्वभाव। स्वभाव का क्या मतलब होता है, नेचर। जैसे बिच्छू का तो धर्म ही होता है काटना, का मतलब क्या होता है, बिच्छू का रिलीजन होता है काटना, या मजहब होता है काटना, या बिच्छू का स्वभाव होता है काटना। सांप का तो धर्म ही होता है डसना, और वो तो सांप है, वो तो डसेगा ही, ठीक है। इसका मतलब क्या है, स्वभाव होता है धर्म का मतलब। एक धर्म का मतलब नैतिकता होता है, नैतिकता। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, समझने के लिए बता रहे हैं अशोक के धर्म को। नैतिकता का मतलब होता है कि ये कार्य धर्म सम्मत नहीं है, मतलब रिलीजन सम्मत नहीं, मतलब ये नैतिक नहीं है। तो अशोक के धर्म का क्या मतलब था, अशोक के धर्म का प्राइमरली मतलब था कर्तव्य से और नैतिकता से, कि कर्तव्य और नैतिकता का पालन। जैसे कि माता पिता की सेवा करना, ये अशोक के धर्म में लिटरली लिखा हुआ है। साधुतापूर्ण जीवन जीना, अपराध से दूर रहना, ठीक है, ये सब है। तो ये सब किसी धर्म के सिद्धांत तो है नहीं। करुणा, त्याग जैसी भावनाओं को रखना, अहिंसा का पालन करना, हत्या नहीं करना, जीव मात्र के प्रति दया का भाव रखना, ये हमारे मूल कर्तव्य में भी है, ठीक है। तो ये सब क्या बौद्ध धर्म से सिर्फ संबंधित है, बल्कि ये सामान्य मानवीय आदर्श है जो सबको पालन करना चाहिए। त्याग करना चाहिए। त्याग किसके लिए करते हैं हम, दूसरों के लिए। स्वार्थ किसके लिए होता है, अपनों के लिए, अपने लिए। तो त्याग, एक समाज है जहाँ सब स्वार्थी है, और एक समाज जहाँ सबके भीतर त्याग का भावना है। कहाँ के लोग ज्यादा सुखी रहेंगे, जहाँ सब में त्याग की भावना एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो अशोक का धर्म बौद्ध धर्म के सिद्धांत नहीं था, बल्कि सामान्य आचार संहिता था जिसका पालन सबको करना चाहिए, ठीक। बस इतना ही याद रखिए आप लोग, काफी रहेगा इसके लिए। अब आगे चलते हैं। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए क्या किया था, जिन नियमों और संहिताओं को प्रस्तुत किया था उसी अभिलेख में धम्म कहा गया है, ठीक है। अब इसको धर्म ही क्यों नहीं कहे, धम्म क्यों कहे, तो इसके लिए भी तो वैसे ऐसा नहीं है, इसके लिए भी है बात, लेकिन इसके लिए क्या है पता है कि जब अशोक का धर्म मतलब धर्म था, तो धर्म ही क्यों नहीं लिखा, धर्म क्यों लिखा, क्योंकि बाबू मेरे धर्म जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है। किसका शब्द है, संस्कृत का शब्द है। और आप लोगों को पता है संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है, संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है। ये भाषा विज्ञान के से जुड़े शब्द हो जाएंगे, समझने के लिए बस बता देता हूं कि अशोक ने फिर धर्म ही क्यों नहीं लिखा, धर्म क्यों लिखा। तो संस्कृत से हिंदी जो बनता है
तो हिंदी सीधे नहीं बनता है संस्कृत से। संस्कृत से एक भाषा बनती है पाली, पाली से एक भाषा बनती है प्राकृत, प्राकृत से एक भाषा बनती है उसको कहते हैं अपभ्रंश, और अपभ्रंश से एक भाषा बनती है अवहट। ठीक है, अवहट से एक भाषा बनती है उसको कहते हैं हिंदी। तो संस्कृत में धर्म था, यही शब्द टूट करके पाली में क्या बन गया, पाली में बन गया धम्म। संस्कृत में एक और शब्द था कर्म, पाली में क्या बन गया, कम बन गया। धर्म का धम्म, कर्म का कम, देख रहे हैं। और यही हिंदी तक आते आते क्या बन गया, धर्म से धम्म और धम्म से धाम। जो बाबा धाम पढ़ते हैं ये वही है, धर्म से बना है धाम, और कर्म से क्या बन गया आगे चल के कम, और कम से आगे चल के हिंदी में काम बन गया कि तुम्हारा काम है ये, यानी तुम्हारा कर्म है ये, तुम्हारी ड्यूटी है ये। तो इसी वजह से, और अब देखिए याद रखिए अशोक के समय क्या था, पाली भाषा चलती थी, इसीलिए पाली भाषा चलती थी तो अशोक ने क्या रखा, पाली और प्राकृत चलता था, तो पाली प्राकृत में धम्म ही लिखते थे और कम ही लिखते थे, तो इसलिए अशोक ने दरअसल धर्म ही लिखा था, लेकिन उस वक्त धर्म को धम्म बोला जाता था। ठीक है, तो ये भाषा विज्ञान से जुड़ा शब्द है, ये समझाने के लिए समझा दिए, क्योंकि क्लास में है तो सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलना चाहिए ना, सीखने आते हैं। फैक्चुअली तो इन्फॉर्मेशन आप कहीं से भी ले लेंगे, पर ये चीजें आपको कहीं और नहीं मिलेगा कि अशोक का धर्म क्या है, और अगर यदि अशोक का धर्म बराबर धर्म ही है तो उसको रिलीजन क्यों नहीं माना है, और अगर चलो रिलीजन नहीं मानते, अशोक के धर्म को धर्म की तरह कर्तव्य माना है, तो फिर उसने धर्म क्यों नहीं लिखा, धम्म ही क्यों लिखा। ये चीज आपको कहीं और नहीं मिलेगा, लुसेंट वुसेंट जिस तरह का बुक होता है कहीं नहीं मिलेगा। ये चीज के लिए लोग क्लास आते हैं, क्लास दरअसल इसी के लिए आते हैं, सूचना लेने के लिए नहीं, सूचना के लिए नहीं आते हैं, क्लास आते हैं ज्ञान के लिए। ठीक है, तो ये ज्ञान का पार्ट है, सूचना का पार्ट नहीं है। जैसे महेंद्र और संघमित्रा को अशोक ने श्रीलंका भेजा, ये क्या ज्ञान का बात है या सूचना का बात है, ये सूचना है, ज्ञान नहीं है। तो हमेशा ज्ञान और सूचना में अंतर रखिएगा। सूचना तो आपको यूट्यूब और क्या बोलते हैं गूगल से और किसी बुक से भी मिल जाएगा, और यहाँ आए हैं आप लोग ज्ञान के लिए। चलिए, इसके बाद मैं कमेंट सेक्शन ऑन करूंगा, फिर मैं कुछ आप लोग का लूंगा। हाँ, अब धर्म की परिभाषा अशोक ने राहुलो वावसुत से लिया था। राहुल उनके बेटा का नाम था, किनके बेटा का नाम, अशोक का नहीं, बुद्ध के बेटा का नाम था। राहुलो वावसुत से लिया था धर्म की परिभाषा, याद करना हो तो कर लीजिएगा। और एक चीज स्वनियंत्रण अशोक के धर्म की मूल सिद्धांत था। स्वनियंत्रण, खुद पे नियंत्रण करना, सारी बुराइयों का जड़ स्वनियंत्रण का ना होना ही होता है। जैसे हम लोग टाइम पे उठ नहीं पाते हैं, क्या मतलब, कुछ लोग उठ जाता है, क्या होता है कि चलो यार ठीक है ठंडा है तो है, क्या हो गया। आप लोगों में से कई लोग हैं जो घर पे नहीं रह के पढ़ रहे होंगे, कई लोग होंगे जो पटना में होंगे, कई लोग होंगे जो रांची में होंगे, कई लोग होंगे जो दिल्ली में रह के पढ़ रहे होंगे, यानी घर छोड़ दिए कि सुबह रजाई नहीं छोड़ पा रहे हैं। सोच के देखिए क्या मुश्किल होता है, रजाई छोड़ना या घर छोड़ना, तो मुश्किल काम तो कर चुके हैं। तो क्या होता है स्वनियंत्रण, या जैसे कोई लोग चोरी कर लेता है, क्या होता है उसके अंदर स्वनियंत्रण नहीं होता है। तो सारी बुराइयों का जड़ स्वनियंत्रण ही होता है। ठीक है, और अशोक के धर्म का मूल सिद्धांत ही था स्वनियंत्रण। अगला, अशोक ने अपने दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में धर्म के गुणों को बताया। अशोक के सारे स्तंभ के बारे में हम एक जगह कर दिए हैं, टेंशन मत लीजिए आप लोग, वो नोट्स में मिल जाएगा आपको। और वही था साधुता था, यानी साधुता रखो। साधुता मतलब क्या, साधु को किसी लालच वालच में कोई चीज में रहता है, बस उसको जरूरत भर चाहिए, भिक्षाम देही, जितने से उसका पेट भर जाए उतना चाहिए, उसके अलावा उसको नहीं चाहिए। संतोष साधुता मतलब। मृदुता, मृदुता मतलब क्या है, अच्छी, मतलब अपने मिठास रखिए, अपने स्वभाव में मिठास रखिए, अपने वाणी में मिठास रखिए। ये बात तो कबीरदास भी कह के गए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए ना। पवित्रता रखिए अपने कार्यों में। सत्यवादिता, झूठ मत बोलिए, दान देते रहिए जिससे गरीबों को उत्थान होता रहे। दया का भाव रखिए, कल्याण का भाव रखिए सबके प्रति। यही सब था, ये सब याद रखने का जरूरत नहीं है, बस आप लोग को समझने के लिए। इतना ज्यादा पढ़ लेने के बाद अशोक के धर्म से कोई भी सवाल आएगा तो गलत नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, बिहार यात्रा के रूप में प्रचलित यात्राओं को अशोक ने अपने 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा में परिवर्तित कर दिया कि अब हम धम्म यात्राएं करेंगे और जनता को इन सब चीजों की शिक्षा देंगे। कब, अपने 8वें शिलालेख में। सारे शिलालेख का है। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए, इस धम्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए नहीं, इस सिद्धांतों के प्रचार के लिए रज्जुकों और प्रादेशिकों को नियुक्त किया और बोला कि हर 5वें वर्ष में, प्रत्येक 5वें वर्ष में तुम जाओ और जाके भ्रमण करो, जनता को शिक्षा दो कैसे धम्म का पालन करना चाहिए, और ये भी जांच करो कि जिसको शिक्षा दी हो वो पालन कर रहा है कि नहीं। लास्ट अशोक के जो बृहद शिलालेख है उसकी संख्या कितनी है, 14 है, जो 8 स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। टोटल 14 है, लेकिन 14 स्थान पे नहीं मिला बल्कि 8 स्थान पे, यानी किसी किसी स्थान पे एक से ज्यादा शिलालेख भी मिले हैं। ठीक है, अब बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख का मतलब क्या होता है पता है, ये नहीं कि बृहद शिलालेख जो बहुत बड़ा है और लघु शिलालेख जो थोड़ा छोटा है ना। शिलालेख का आकार तो एक ही जैसा लगभग होता है दोनों शिलालेखों का,
बृहद और लघु लेख, आकार से मतलब नहीं है, मतलब विषयों से मतलब होता है कि एक शिलालेख में किसी विषय के बारे में लिखा है, जैसे जनता को धर्म नीति का पालन करना चाहिए, एक विषय है और सिर्फ यही लिखा हुआ है, इसका मतलब है लघु शिलालेख है। लेकिन एक से ज्यादा विषय है ना कि जनता को धर्म नीति का पालन करना चाहिए, जनता को टैक्स भी टाइम पे चुकाना चाहिए, अब ये दो चीज के बारे में बात कर दिया तब वो बृहद शिलालेख हो गया। यानी अगर विषय एक से ज्यादा है उसमें शिलालेख में अलग अलग विषयों के बारे में तो वो क्या है, वो बृहद शिलालेख है, और अगर एक ही विषय पर लेख लिखा हुआ है उसमें तो लघु शिलालेख है। ठीक है, अब देखिए ये सारे अशोक के शिलालेख है कहाँ से प्राप्त हुए हैं, अगर आप लोग को याद करना हो तो कर लीजिएगा, जिसकी जैसी क्षमता और उसका वैसा, मतलब इसको खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन ऑन कर रहे हैं, फिर आप लोग बताइएगा। हाँ, अशोक के शिलालेख और उनके प्राप्ति के स्थल एक बार फिर से बता दूं, जो लोग अभी नए जुड़े होंगे, क्योंकि कुछ बच्चे देख रहे हैं आगे पीछे हो रहे हैं संख्या में, कि लिखने का समय नहीं दे रहे हैं ना लिखा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप लोग को अभी बस सुनना है समझना है, लिखना कब है, दोबारा इस क्लास को देखना है और पॉज कर करके खुद के नोट्स बनाने हैं, इस नोट्स के भरोसे मत रहिएगा। शहबाजगढ़ी पेशावर में है, मानसेरा हजारा में है, कालसी देहरादून में, देख लीजिएगा आप लोग ये। ठीक है, सोपड़ा थाने महाराष्ट्र में है। ठीक है, एर्रगुड़ी कुर्नूल आंध्र प्रदेश में, मास्की कहाँ है, कर्नाटक में है। ये सारे अभिलेख कहाँ कहाँ है अशोक के। ठीक है, केवल दो अभिलेख, शहबाजगढ़ी का अभिलेख और मानसेहरा का अभिलेख ब्राह्मी लिपि में ना होकर खरोष्टी लिपि में है, यानी बाकी सारे अभिलेख किसमें है, ब्राह्मी लिपि में है, बस ये दो अभिलेख क्या है, खरोष्टी लिपि में। कौन कौन सा दो अभिलेख, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा का अभिलेख, ये दोनों खरोष्टी लिपि में। ठीक है, अब अशोक के अभिलेख के बारे में पूरी बात चर्चा की गई है। ठीक है, अच्छा इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग का बहुत देर से हम कमेंट नहीं देखे हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन ओपन करते हैं, लेकिन फिर हम ओपन करेंगे तो आप लोग धड़धड़ा दीजिएगा, फिर हमको पता चलेगा हम किसी का नहीं पढ़ पाएंगे, फिर आप लोग अपने आपस में गरियाइएगा हमको कि सर मेरा कमेंट इग्नोर कर रहे हैं, मेरा कमेंट इग्नोर कर रहे हैं, किस्मत से किसी का पढ़ लेते हैं। चलिए ठीक है, आपका कमेंट सेक्शन ऑन हो गया है। अब अभी रुक जाइए, थोड़ा पहले का देखा। सर प्लीज, सर विनायक एक में क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, क्लास तो ले रहे हैं विनायक एक में, कल तो लिए ही थे। जी सर एग्जाम कब होगा पता नहीं भाई, आप तो मैसेज इग्नोर कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मैसेज का सेक्शन ऑफ था इसीलिए, लिख कर पढ़ाइए, बहुत अच्छा। मोहम्मद नासिर अंसारी, लिख के पढ़ाएंगे ना तो 5 दिन चलेगा सिर्फ बौद्ध मौर्य। प्लीज 1 बजे पढ़ाइए प्लीज। अच्छा एग्जाम कब है पता नहीं, आज बिल्कुल समझ में नहीं आया। ओके, क्या समझ में नहीं आया अविनाश? हाँ, आज का लेक्चर का एमसीक्यू हम डाल देंगे ग्रुप में। नोट्स क्यों नहीं बनाए सर, नोट्स क्यों नहीं बनाए प्रियंका, बताए तो थे। आप लोग दोबारा देखते हुए नोट्स बनाइएगा, इस क्लास को दोबारा देख के पॉज कर करके आराम से, पहली बार में बस सुनिए समझिए चीजों को। वाईटी पर कब क्लास होता है सर, सबसे बड़ा शिलालेख, सारे शिलालेख ऐसा कुछ 13वां शिलालेख। सर फर्स्ट में क्लास क्यों नहीं लेंगे प्लीज, छुट्टी मत किया कीजिए। अरे छुट्टी हम नहीं करते भाई, एक भी छुट्टी नहीं करते, मेरा एग्जाम था इसलिए हम गए हुए थे 4 दिन के लिए। सर एमसीक्यू कब करवाइएगा, क्लास ओवर सर, आज बिल्कुल समझ में नहीं आया। अविनाश, अविनाश क्या समझ में नहीं आया ये बोलिए, आपका दोबारा ये मैसेज आया है। सर लिख के पढ़ाइए ना, क्लास क्यों नहीं हो रहा है, बाप रे बाप इतने सारे मैसेज। जो सर्कल किए हैं काइंड ऑफ कह सकते हैं कि हम जो इम्पोर्टेंट है वो तो बोल ही देते हैं। क्लास ओवर हो गया क्या, बहुत हार्ड टॉपिक है सर, क्या करें अब, जो है सो है। सृष्टि आप अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं इसलिए समझ में नहीं आता। ओके, मैं अच्छा से नहीं पढ़ाता हूं। अच्छा, एक जेन्युइन क्वेश्चन है रागिनी का, 273 से 232 ऐसा डेट समझ में नहीं आता है। रागिनी मैं समझा देता हूं। हाँ, आज 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 वीकेंड था इसीलिए। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर करके ना, एक रागिनी का, शायद रागिनी का ही जेन्युइन क्वेश्चन है, उस जेन्युइन क्वेश्चन को पहले डील करते हैं हम लोग। कि अशोक ने, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने शासन किया कब से लेकर 270 से लेकर के 230 ईस्वी तक, ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, अब ये 270 से लेकर के 230 तक कैसे शासन करेगा भाई, शासन तो 230 से लेकर के 270 तक होना चाहिए ना, ये उल्टा डेट क्यों है। ठीक है, ये जेन्युइन क्वेश्चन है एक। तो सुनिए रागिनी, आई थिंक आप ही का क्वेश्चन था जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं नाम। आज है 2024 ईस्वी, ठीक है,
इस समय में पीछे जाइए तो कहाँ चल जाएंगे, 2023 में चले जाएंगे, और समय में पीछे जाएंगे तो 2022 में चले जाएंगे। ऐसे ही करते 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 1 ईस्वी तक चले जाएंगे, जब 1 ईस्वी हुआ करता था तो, ठीक, यानी कैलेंडर की जब शुरुआत हुई थी। पर क्या जब कैलेंडर की शुरुआत हुई थी उसके पहले मानव नहीं रहता था? मानव तो उसके पहले रहता था ना। तो उसके पूर्व की घटनाओं को हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे? तो सुनिए, संख्या रेखा गणित में आप लोग पढ़े होंगे, किनसे? चंदन सर से। संख्या रेखा में यहाँ होता है 0, यहाँ होता है +1 +2 +3 +4, ठीक है। इधर होता है -1 -2 -3 -4, यही होता है ना, समझिएगा बात को। अब तो बेसिकली क्या किया गया कि कैलेंडर में इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए क्या गया, 1 ईस्वी, ईस्वी को सीधा ईस्वी रखा गया, 2 ईस्वी कैलेंडर में, 3 ईस्वी और 4 ईस्वी, और इसी तरह करते 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 आज है 2024 ईस्वी, ठीक है। और कैलेंडर में पीछे क्या किया गया, ईस्वी है यहाँ, तो यहाँ लिखा गया 1, माइनस तो लिखा नहीं जाएगा, तब ईस्वी पूर्व किया गया। देखिएगा जहां ऐसा रहेगा ना उल्टा, 270 से लेकर 230 ईस्वी तक, नहीं हाँ 230 ईस्वी तक, तो यहाँ पे ईस्वी नहीं होकर के ईस्वी पूर्व होगा, या बीसी लिखा होगा, बिफोर क्राइस्ट होता है इसका मतलब। और ये क्या है, 2 ईस्वी पूर्व है, 3 ईस्वी पूर्व है, और यहाँ पे क्या है, 4 ईस्वी पूर्व है। अब एक आदमी सोचिएगा, एक आदमी यहाँ से लेके यहाँ तक शासन किया, तो क्या कहेंगे, 4 ईस्वी से लेके 2 ईस्वी तक शासन किया, या 2 से लेके 4 बोलेंगे, 2 से 4 नहीं बोलेंगे ना, कि यहाँ से इधर जा रहा है ना, समय की रेखा ऐसे चल रही है ना। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि 270 से लेकर के कहाँ तक किया, तो 230 तक किया। लेकिन जब देखेंगे उल्टा चलता है तो वो ईस्वी पूर्व होता है, बीसी होता है, बिफोर क्राइस्ट होता है, ठीक है। वो क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट होता है। हाँ, ये 7 बजे वाली क्लास है, गाजिया सिद्दीकी, ओके। देखिए ये बात सही है कि हर टीचर हर किसी को समझ में नहीं आता। मैं उन लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ जो 2-4 लोग बोले हैं कि इस क्लास कुछ भी समझ में आया। 1-2 ने डायरेक्ट कहा है कि आप बहुत घटिया पढ़ाते हैं, मतलब अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ये बोला है उन्होंने, घटिया वर्ड नहीं लिखा, वो मैं लिख देता हूँ, बोल देता हूँ। तो 1-2 चीज़ है, मुझे जो आता है मैं उस हिसाब से पढ़ाता हूँ, ठीक। और ये मैं ही नहीं बल्कि सारे सर, पर कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, जैसे खान सर, जो समझाते हैं समझ में आ जाता है बच्चों को। या अड्डा में भी बहुत सारे टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एक तो पढ़ाने का उनका एक्सपीरियंस भी लंबा होता है। आप लोगों को पता है कि 2022 तक मैं यूपीएससी की तैयारी करता था। 2022 में लास्ट अटेम्प्ट था मेरा, मेंस लिखा, सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, तो फिर मेरे पास और कुछ था नहीं, क्योंकि मैं बहुत दिन से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। तो उसके बाद मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ, तो मेरे पढ़ाने का आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा एक्सपीरियंस रहा होगा। तो भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इतने कम एक्सपीरियंस पढ़ाने का, इतना कम एक्सपीरियंस के आधार पे भी मैं अच्छे से अच्छे बताने का कोशिश करूँ। बाकी ये बात सही है कि अगर आप में से कई लोगों को समझ में नहीं आता होगा मेरा पढ़ाई, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप खुद सोचिए, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। या कोई टीचर जिसको आप पढ़ाने का तरीका अगर मुझे समझ में नहीं आएगा तो वो टीचर क्या कर सकता है, क्योंकि उसको तो वही आता है, ठीक है। बट इसमें मेरा फॉल्ट है कि मैं आप लोग सबको नहीं समझा पाता हूँ पूरा का पूरा। एक बात और है कि थोड़ा सा मेहनत करना ही होगा, ठीक है ना। अगर आप लोग साथ ही साथ, आप खुद सोच के देखिए, अभी मैं लिख लिख के पढ़ाता इतना सारा, तो अभी बहुत पहले ही वो क्या होता कि क्लास खत्म हो जाता। क्लास खत्म कैसे हो जाता, क्योंकि मैं लिखने में टाइम लगता है ना, एक या तो अगर मैं बोल बोल के आपको लिखाता तो भी टाइम खत्म हो जाता, और लिखने का समय देता आप लोग को तो भी समय खत्म हो जाता। लेकिन एक क्लास से कुछ नहीं होता, आपको रिवीजन करना होता है। तो आप लोग बस सुनिए बैठ करके, और दूसरी बार पॉज कर करके खुद से नोट्स बनाइए। देखिए सिलेक्शन का यही तरीका है। हम बहुत लंबी लड़ाई लड़के आप लोग के सामने आए हैं, ठीक है। यूपीएससी का 4 बार मेंस लिखना, हालांकि सिलेक्ट नहीं हुए हैं, 4 बार मेंस लिखना, और वो भी हिंदी माध्यम से, आसान नहीं होता है। मतलब हम अपना ये नहीं करें, तारीफ नहीं करें, इस तारीफ का कोई मतलब नहीं होता है जब तक आप सेलेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इनफैक्ट बहुत लोग हैं मेरे फैमिली में ही, वो कहते हैं कि सेलेक्ट नहीं हुए हो तो तुम 4 बार लिखे हो चाहे 10 बार लिखे हो, बोल दो हम 10 बार लिखे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, सेलेक्ट होते तब ना। बात भी सही है, उनका भी कहना सही है उनकी जगह पे। तो इसलिए कह रहे हैं कि पढ़ाई ऐसे नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना ही पड़ता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, आपको दूसरों से आगे बढ़ना है। ये कॉलेज की पढ़ाई नहीं है, स्कूल की पढ़ाई नहीं है कि 60% लाए तो सब फर्स्ट डिवीजन, उसके नीचे सब सेकंड डिवीजन, और 30 से कम लाए तो सब फेल, ऐसा नहीं होता है। ये कंपटीशन में आपको ना सिर्फ
आपको एक नंबर लाना है डिसेंट सा, बल्कि दूसरों से ज़्यादा भी लाना है। यहाँ आपकी तैयारी इस बात पे भी निर्भर करेगी कि दूसरे कितना तैयार कर रहे हैं। ठीक है, आप खुद ही देख लीजिए ना, आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसका 10 साल पहले का कट ऑफ देख लीजिए, 10 साल पहले का कट ऑफ देख लीजिए, आप देखिएगा गारंटी के साथ आप लोग सब आज टॉपर होंगे। 10 साल पहले का कट ऑफ, आज का कट ऑफ देखिए कितना हाई होता है, जस्ट पहले का एग्जाम का कट ऑफ देख लीजिए। इसका मतलब क्या है, बच्चे पढ़ रहे हैं ज़्यादा, और जब ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो भाई कंपटीशन सीधा सीधा जंगल के नियमों पर काम करता है। सर्वाइवल ऑफ द फाइटेस्ट, जो फाइट कर सकता है, जो अपने आप वही जीवित रहेगा, बाकी सब मर जाएंगे। जंगल का यही नियम है। ठीक है, आप खुद ही देखिए, आप एसआई का तैयारी करते हैं, आप 10 साल पहले का एसआई का कट ऑफ देखिए, गारंटी के साथ बोलते हैं आप लोग कि आज जितने नंबर आते होंगे ना एसआई में, मतलब टेस्ट सीरीज में, उतने में आप लोग टॉप कर जाते हैं उस समय। इसका मतलब है बच्चे अपनी गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं, मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, बच्चे संख्या में ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको भी अपनी गुणवत्ता निरंतर बढ़ानी पड़ेगी। चलिए आज के लिए इतना काफी है। तो हम लोग जो है क्या करते हैं, एमसीक्यू इस टॉपिक का, मौर्य शासन का एमसीक्यू हम आपको अभी दे देंगे, मतलब 1 घंटे में दे देंगे, आप लोग को ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, इसको बस जल्दी से एक बार पढ़ डालते हैं, इसमें कुछ है नहीं समझने के लिए। देखिए सिंपल सा है कि अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक है, जबकि रुमेनदेही अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है। सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, रुमेनदेही अभिलेख है। इसका विषय क्या है, आर्थिक है। क्यों, क्योंकि रुमेनदेही अभिलेख में क्या बोला था अशोक ने कि हम यहाँ का क्या करते हैं, टैक्स वैक्स माफ करते हैं। ठीक है, कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभलेख अशोक ने नहीं बल्कि अशोक की रानी कारुवाकी ने बनवाए थे। कौशाम्बी और क्या है, प्रयाग के अभिलेख, प्रयाग राज के अभिलेख, इसीलिए इसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं। तो रानी का अभिलेख किसको कहते हैं, कौशाम्बी के अभिलेख को, और प्रयाग के अभिलेख को कहते हैं रानी का अभिलेख कहते हैं। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा के अभिलेख को उखाड़ के दिल्ली मंगवा लिया था कि यहाँ लगा दो इसको। और इलाहाबाद स्तंभलेख पहले कौशाम्बी में था, बाद में अकबर ने उसको क्या किया, इलाहाबाद में बोला लेके आओ, और जहांगीर को कहा ये बात, अपने बेटा सलीम या जहांगीर को, सलीम नाम था ना जहांगीर का पहले, और जहांगीर इसको इलाहाबाद के किले में रखवा दिया। रामपुरवा स्तंभलेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लाइल ने किया था, ये याद कर लीजिएगा, बिहार से है। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार, स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। और अशोक का सर एक कुना कंधार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। बस इतना, ये सारे याद कर लीजिएगा, और कुछ खास नहीं है। हाँ खत्म बात है, कुछ बचा है क्या इसमें और? अशोक के शिलालेखों में वर्णित विषय वस्तु, मैं बस 2-4 मिनट में खत्म ही कर देता हूँ। ठीक है, ये 11 सारे अभिलेख नहीं है, मैंने खुद ही इंपोर्टेंट करके 14 अभिलेख की जगह यहाँ पे लिखवा दिया है। पहले शिलालेख, तीसरा शिलालेख, छठा शिलालेख, 7वां, 8वां और 11वां शिलालेख। इसमें क्या क्या है, पशु बलि की निंदा है, और सभी मनुष्य मेरी संतान है। ये बात अशोक किस शिलालेख में कहता है, पहला शिलालेख में कहता है। दूसरे शिलालेख में अपने धम्म यात्रा की बात करता है कि जो रज्जुक वगैरह प्रादेशिकों की नियुक्ति की थी, उसको हर 5वें साल में कहाँ जाना होगा, धम्म यात्रा पे निकलना होगा, और जाके जनता को समझाना होगा कैसे धम्म। छठा शिलालेख है आत्मनियंत्रण के बारे में, जनता को कहता है अपने पे स्वनियंत्रण रखो, आत्मनियंत्रण रखो। 7वां शिलालेख सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता की बात करता है। और 8वां शिलालेख सम्राट की धम्म यात्राओं का उल्लेख किया गया और बोध गया में भ्रमण का उल्लेख किया है कि अशोक अपने शासन के कितने वर्ष में, 10वें वर्ष में बोध गया गया था। इसके बारे में कौन बताता है, 8वां शिलालेख बताता है। और 11वां शिलालेख धम्म नीति की व्याख्या करता है। और तो कुछ होगा नहीं, तो बहुत है जी। ठीक है, अब अगले दिन ही कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि समय हो गया है क्लास खाली करने के लिए, सर बाहर में है। ठीक है, वो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने करवा दिया था यहाँ पे। ठीक है, बाय एवरीवन, मैं अभी डाल दूंगा एमसीक्यू डाल दूंगा। ठीक है, एमसीक्यू डाल दूंगा ग्रुप में। बाय बाय एवरीवन। सर मैं ग्रुप में नहीं हूँ, ए भगवान आप ग्रुप में नहीं है। अब यहाँ कौन लिखेगा उठ के, आप लोग ग्रुप का नाम लिख दीजिए तो एक बार लास्ट में देख लीजिए नाम, किन्हीं को पता है तो लिख दीजिए। टेलीग्राम का है, अक्सा फारूकी ने लिख दिया है, अंकित ने भी लिखा है, राहुल ने भी लिखा है। आप लोग इनका मैसेज देख लीजिए और सर्च कर लीजिए। मैं अभी एमसीक्यू डाल दूंगा पीडीएफ में। ठीक है, आप लोग वहां से कर लेना, मौर्य काल का पूरा का पूरा। हाँ ये भी डाल देंगे, ये भी डाल देंगे, दोनों डाल देंगे, दोनों डाल देंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, दोनों ही। बाय एवरीवन।